1968 का साल, भारत के बिहार का मिथिला इलाका, एक ऐसा भयंकर सूखा जिसने जमीन को पूरी तरह से फाड़ दिया था। फसलें तबाह हो गई थीं, नदियां एकदम सूख चुकी थीं और लोग मतलब दाने दाने को मोहताज थे। हाँ, चारों तरफ सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और निराशा थी। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए कि क्या कोई यह विश्वास करेगा कि इसी भयानक त्रासदी और भूखमरी के बीच से दुनिया की सबसे खूबसूरत रंग बिरंगी और मशहूर कलाकृतियों में से एक ने नया जन्म लिया। देखिए, ये सुनने में किसी नाटकीय फिल्मी कहानी जैसा जरूर लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। हाँ, इतिहास गवाह है कि जब इंसान के पास से सब कुछ छिन जाता है, जब वो बिल्कुल जमीन पर आ गिरता है, तब भी उसकी रचनात्मकता जिंदा रहती है। और कई बार आपदा ही किसी नई कला के पनपने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। सही कहा। तो आज हमारे सामने इस टेबल पर जो रिसर्च पेपर्स, ऐतिहासिक दस्तावेज और फील्ड नोट्स का ढेर लगा है ना, हमारा आज का मिशन इन्हीं दस्तावेजों के जरिए उस सच्चाई को खोजना है। हम बिहार की अत्यंत समृद्ध दृश्य कला और लोक चित्रकला परंपराओं की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं, यानी एक डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल, ये जानने के लिए कि कैसे ये कलाकृतियां केवल मिट्टी की दीवारों या घरों की सजावट का साधन नहीं है। हाँ, बल्कि ये ग्रामीण जीवन, वहाँ के लोगों के डर, उनकी उम्मीदों, धार्मिक मान्यताओं, विवाह के पवित्र अनुष्ठानों और विशेष रूप से महिलाओं की अद्भुत रचनात्मकता का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। और जो सफर हम आज तय करने वाले हैं, वो कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। ये बहुत ही क्षेत्र विशिष्ट है, या यूं कहें कि हर इलाके के हिसाब से एकदम अलग है। मतलब बिहार की कला पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। थाओं से होते हुए पटना के व्यस्त बाजारों की तरफ जाएंगे और अंत में संथाल आदिवासियों के लपेटे हुए कैनवास यानी उनके स्क्रोल को खोलकर देखेंगे। अरे वाह! हर कला की अपनी एक बिल्कुल अलग भाषा और अलग मकसद है। ठीक है, आइए से समझते हैं। बिना किसी देरी के सबसे मशहूर नाम से ही शुरू करते हैं, मधुबनी चित्रकला। हाँ, ये सबसे बेहतरीन शुरुआत होगी। अगर मैं इन दस्तावेजों को देखूं तो इसकी जड़ें सीधे रामायण काल तक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राचीन ग्राफिक नॉवेल हो। बिल्कुल, पौराणिक कथाएं तो यही बताती हैं। हाँ, कि जब माता सीता और भगवान राम का विवाह होने वाला था, तब राजा जनक ने आदेश दिया था कि इस खुशी के मौके पर पूरे मिथिला राज्य को सजाया जाए। तब से लेकर आज तक मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी जैसे इलाकों में ये परंपरा चली आ रही है। पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उलझन है। अच्छा, क्या उलझन है? जो कला हजारों सालों से सिर्फ महिलाओं की उंगलियों से कच्चे घरों की मिट्टी की दीवारों पर या आंगनों की जमीन पर बनाई जा रही थी, वो कला अचानक से छलांग मारकर दुनिया भर की हाई प्रोफाइल आर्ट गैलरीज में कागज और कैनवस पर कैसे पहुंच गई? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये उसी 1968 के भयंकर सूखे वाली घटना से जुड़ा है, जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था। अच्छा, तो दोनों का सीधा कनेक्शन है। हाँ, देखिए, इसका वैश्विक पटल पर आना किसी पहले से तय की गई आर्टिस्टिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं था। ये पूरी तरह से एक आपदा से जन्मा हुआ अवसर था। जब सूखा पड़ा तो लोगों के पास खेती या आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया था। तब वहां राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। राहत अभियानों के दौरान कुछ अधिकारियों और डिजाइनर्स की नजर गांव की उन टूटी फूटी और सूखी दीवारों पर पड़ी, जिन पर बेहद खूबसूरत और जटिल चित्र बने हुए थे। मतलब पेट खाली था लेकिन कला पूरी तरह से जिंदा थी। एकदम सही। तो राहत कार्य से जुड़े लोगों ने वहां की महिलाओं को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो चित्र आप अपने घरों की इन दीवारों पर बनाती हैं, क्यों ना उन्हें कागज पर उतारा जाए, ताकि उन्हें शहरों में व्यावसायिक रूप से बेचा जा सके। हाँ, और इन परिवारों को कुछ पैसे मिल सकें। इस एक छोटे से सुझाव ने पूरी कला की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। रुको, ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। मतलब जो चीज उन महिलाओं के लिए इतनी पवित्र है, जिसे वे सिर्फ अपने देवताओं के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए बनाती हैं, उसे अचानक से बाजार में बेचने के लिए कागज पर उतार देना, क्या उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया होगा? बिल्कुल नहीं। आपने बहुत सही जगह पर उंगली रखी है। शुरुआत में भारी हिचकिचाहट थी। महिलाओं को लगा कि ये तो हमारे घर के देवताओं की कला है, हमारे निजी पूजा पाठ का हिस्सा है। हाँ, इसे हम किसी कागज पर बनाकर किसी अनजान इंसान को कैसे बेच सकते हैं? उन्हें लगा कि ये तो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन भूख और मजबूरी इंसान को नई राह निकालने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे उन्होंने चित्र कागज पर बनाने शुरू किए। और देखते ही देखते जो कला विशुद्ध रूप से अनुष्ठानिक और घरेलू थी, वो पूरी दुनिया के लिए सुलभ हो गई। बिल्कुल,
सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी जैसी महान कलाकारों ने तो इसे एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। उनकी कलाकृतियां यूरोप से लेकर जापान तक की प्रदर्शनियों में सजने लगीं। ये तो कमाल है। सीता देवी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, गंगा देवी ने वैश्विक प्रदर्शनियां की और महासुंदरी देवी ने इस लोक कला को सहेजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और शायद इसी ऐतिहासिक संघर्ष और सफर का नतीजा है कि 2007 में मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिल गया। हाँ, जीआई टैग बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जीआई टैग कोई साधारण सर्टिफिकेट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे असली शैंपेन सिर्फ फ्रांस के एक खास इलाके से ही आ सकती है, बाकी सब सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। वैसे ही ये टैग सुनिश्चित करता है कि असली मधुबनी पेंटिंग वही है जो उसी भौगोलिक क्षेत्र से आती है। इससे उन स्थानीय कलाकारों को बाजार में बिकने वाली सस्ती और नकली कॉपीज से सुरक्षा मिलती है। जी हाँ, ये उनकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। और मधुबनी कला की एक और बात जिसे बहुत खास बनाती है वो है इसके रंग और इसकी शैलियाँ। मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक रंग। बिल्कुल, ये कला पूरी तरह से प्रकृति की गोद से निकली है। इसमें पुराने समय में कोई भी केमिकल वाला रंग नहीं होता था। काले रंग के लिए दिए की कालिक का इस्तेमाल होता था, पीले के लिए हल्दी, हरे के लिए पेड़ों की पत्तियां और लाल के लिए कुसुम का फूल, राइट, और नीले के लिए इंडिगो। एकदम सही। और इसमें भी काम करने के कई अलग अलग तरीके विकसित हुए, जैसे भरनी और कचनी, है ना। मैंने पढ़ा है कि भरनी में आकृतियों के अंदर बहुत ही चटक रंग भरे जाते हैं, जबकि कचनी शैली में रंगों का इस्तेमाल कम होता है और सारा काम बेहद बारीक रेखाओं से किया जाता है। हाँ, कचनी की लाइन वर्क बहुत मशहूर है। इसके अलावा तांत्रिक शैली भी है जो धार्मिक विषयों पर गहराई से केंद्रित है, और गोदना यानी टैटू पैटर्न भी इसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और इन चित्रों में जो प्रतीक या सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं होते, वे एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल कोड हैं। विजुअल कोड मतलब? जैसे मछली समृद्धि और प्रजनन को दर्शाती है, कमल का फूल पवित्रता को, बांस तेजी से होने वाले विकास को, सूर्य ऊर्जा का और मोर प्रेम का प्रतीक है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये बिना शब्द बोले बात करने की एक दृश्य भाषा है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, और इसी दृश्य भाषा या विजुअल कोड से जुड़ा हुआ हमारा अगला पड़ाव है कोहबर कला। कोहबर। क्योंकि अगर मधुबनी की कला कागज पर आकर पूरी दुनिया के लिए कमर्शियल हो गई, तो क्या उन महिलाओं ने कुछ ऐसा बचाया जो सिर्फ उनका अपना हो? ये एक अच्छा सवाल है। क्या कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बाजार से दूर, बेहद निजी और पवित्र रखा? जवाब है हाँ, और वो है कोहबर। कोहबर का मतलब ही है विवाह कक्ष। लेकिन अब यहाँ एक बात मेरे गले बिल्कुल नहीं उतर रही है। बताइए, क्या उलझन है? देखिए, अगर ये एक नवविवाहित जोड़े के लिए एक अत्यंत निजी कमरा है जहां वे अपनी शादी की शुरुआत करने वाले हैं, तो इस कमरे की दीवारों पर बांस का जंगल, मछलियां, कछुए, तोते और कमल के फूल क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा, आप उस नजरिए से सोच रही हैं। मतलब एक रोमांटिक या निजी स्पेस को किसी छोटे से बोटैनिकल गार्डन या तालाब के नज़ारे में क्यों बदल दिया जाता है? क्या नवविवाहितों को प्रकृति के जरिए कोई मैसेज दिया जा रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। असल में ये कोई साधारण पेड़ पौधे या जानवर नहीं है। ये पूरी तरह से आशीर्वाद और परिवार के आगे बढ़ने का एक चित्रित आह्वान है। चित्रित आह्वान। हाँ, जरा इमेजिन कीजिए, एक नई नवेली दुल्हन उस कम रोशनी वाले मिट्टी के कमरे में पहली बार कदम रखती है। वो घबराई हुई हो सकती है, लेकिन उस कमरे की दीवारें उसे एक गुप्त भाषा में आशीर्वाद दे रही होती हैं। आइए इन प्रतीकों के पीछे का विज्ञान और लॉजिक समझते हैं। हाँ प्लीज, ये दीवारें आखिर कह क्या रही हैं? दीवार पर बना कमल का फूल देखिए। कमल कीचड़ में खिलकर भी बिल्कुल साफ और पवित्र रहता है। ये नए जीवन, पवित्रता और प्रजनन का प्रतीक है। बहुत गहरा अर्थ है। फिर आता है बांस का झुरमुट। बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और फैलता है। दीवारों पर इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि परिवार और वंश भी उसी तेजी से फलें फूलें और आगे बढ़ें। ओह, मतलब हर आकृति के पीछे एक गहरा अर्थ है। तो फिर पानी के जीव जैसे मछली और कछुए का क्या काम? मछली हर संस्कृति में समृद्धि और अच्छे भाग्य की निशानी मानी जाती है। तोता प्रेम और आपसी लगाव का प्रतीक है। और कछुआ तो बहुत धीरे चलता है। हाँ, लेकिन कछुआ बहुत लंबा जीवन जीता है और स्थिर रहता है।
शादीशुदा जीवन में कछुए को बनाने का मतलब है कि ये रिश्ता स्थिर रहे और उम्र भर चले, इसमें कोई डगमगाहट ना आए। अरे वाह। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी आकृतियां बहुत ही चमकीले रंगों और एक खास तरह के डिजाइन में बनाई जाती हैं, जहां डिजाइन का संतुलन बिल्कुल बराबर होता है, जिसे हम सममित पैटर्न या सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। ताकि उस डिजाइन को देखकर ही मन में एक तरह का ठहराव और संतुलन महसूस हो। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत विचार है, दीवारों के माध्यम से बिना कुछ बोले दुआएं देना। बिल्कुल। डेटिंग ऐप्स और इंस्टेंट मैसेजिंग के इस दौर में जहां रिश्ते स्वाइप करने पर बनते बिगड़ते हैं, एक पूरा का पूरा कमरा सिर्फ इसलिए डिजाइन करना ताकि रिश्ते में स्थिरता और गहराई आए, ये कमाल का नजरिया है। सही कहा। अब अगर कोहबर एक स्थिर तस्वीर या जीवन के खास पल का स्नैपशॉट है जो वहीं ठहर जाता है, तो हमारा अगला विषय मुझे पुरानी फिल्मों की रील या किसी लंबी कॉमिक स्ट्रिप जैसा लगता है। अच्छा, आप किस कला की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ भागलपुर या अंग क्षेत्र की मंजूषा कला और संथाल जनजाति की जादोपटिया कला की। ये दोनों कलाकृतियां जीवन के किसी एक पल पर नहीं रुकती। ये पूरी की पूरी कहानियों को एक के बाद एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में बयां करती हैं। हाँ, एक स्क्रॉल की तरह। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो। लेकिन मंजूषा कला के डिजाइन्स को लेकर मेरी एक बड़ी जिज्ञासा है। मैं जहां भी इस कला को देखती हूँ, मुझे हर जगह सांप ही सांप नजर आते हैं। हाँ, ये बहुत लोगों ने नोटिस किया है। चित्रों के अंदर सांप, यहां तक कि बॉर्डर का डिजाइन भी सांपों जैसा। एक कला पूरी तरह से सांपों पर इतनी हावी क्यों है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक, शक्तिशाली और पुरानी लोक कथा है। मंजूषा कला का जन्म और उसका पूरा वजूद ही बिहुला और विषहरी की कहानी पर टिका है। बिहुला और विषहरी, हाँ। विषहरी असल में सर्प देवी यानी सांपों की देवी हैं, जो अपनी पूजा और सम्मान चाहती थीं। और बिहुला एक बेहद साहसी और पतिव्रता स्त्री थी। कहानी कुछ यूं है कि देवी के क्रोध के कारण बिहुला के पति को शादी की पहली ही रात एक सांप ने डस लिया था। बाप रे, शादी की पहली ही रात! ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा खौफ होगा। बिल्कुल। लेकिन बिहुला ने हार नहीं मानी। उसने अपने मरे हुए पति को केले के तने से बनी एक नाव पर रखा और नदी के खतरनाक रास्तों से होते हुए देवताओं के पास पहुंच गई। सच में? हाँ, उसने देवताओं से बहस की, अपना हक मांगा और अंततः अपने पति की जान वापस ले आई। ये कला इसी पूरे सफर देवी विषहरी के खौफ, लोक आस्था और एक औरत के चरम बलिदान को दर्शाती है। अब समझ में आया कि सांप क्यों है। चूंकि पूरी कहानी सर्प देवी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इस कला में सांप कोई डिजाइन नहीं बल्कि कहानी का मुख्य विषय है। ये सिर्फ सजावट का तरीका नहीं, बल्कि डर, खौफ और आस्था का एक मिला-जुला रूप है। और अगर मैं सही हूं, तो इस कहानी को दर्शाने के लिए रंग भी बहुत सीमित इस्तेमाल होते हैं ना? जी हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो इसे बाकी कलाओं से अलग करती है। मंजूषा कला में मुख्य रूप से केवल 3 चमकीले रंगों का उपयोग होता है: गुलाबी, पीला और हरा। बस 3 रंग? हाँ, और इसमें जो आकृतियां बनाई जाती हैं, वे बहुत रेखीय और थोड़ी लंबी होती हैं। सांप, नाव, बांस और देवी विषहरी इसके मुख्य प्रतीक हैं। इसे पूर्वी भारत की सबसे पुरानी जीवित लोक कलाओं में से एक माना जाता है। और मंजूषा का मतलब क्या होता है? असल में मंजूषा का मतलब एक बॉक्स या छोटा मंदिर होता है, जिसे इस कहानी के चित्रों से सजाया जाता था। अच्छा, और ठीक इसी कहानी कहने की परंपरा में संथाल आदिवासी समुदाय की जादोपटिया कला भी आती है। ये भी तो एक तरह की फिल्म है ना? बिल्कुल। जादोपटिया एक स्क्रोल चित्रकला परंपरा है। जादो का मतलब होता है चित्रकार या कहानीकार, और पटिया का मतलब है कपड़े या कागज का वो लंबा टुकड़ा जिस पर चित्र बने हों। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके आदिवासी लोक कथाएं, उनकी प्रकृति पूजा और धार्मिक कहानियों को एक क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि पुराने जमाने में जब टीवी या सिनेमा नहीं था, तब रात के अंधेरे में एक घुमक्कड़ कहानीकार लालटेन की रोशनी में गांव वालों के सामने खड़ा होता होगा। एकदम सही तस्वीर खींची आपने। और धीरे धीरे उस कपड़े के लपेटे हुए हिस्से को खोलता होगा, जिसमें एक के बाद एक चित्र बने हैं। वो चित्र दिखाता जाता होगा और कहानी गाकर सुनाता होगा, बिल्कुल आज की दुनिया के मूवी प्रोजेक्टर की तरह। क्या कमाल का दृश्य खींचा है आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता था। ये संथालों के जीवन, उनके विश्वासों और उनके इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम रहा है। इसमें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी छुपे होते थे। तो इस सब का क्या मतलब है? अब तक हमने इस पूरी चर्चा में क्या क्या देखा?
हमने रामायण काल की कथाएं देखी, देवी देवताओं को देखा, खौफनाक लोक कथाएं देखी और विवाह के पवित्र कमरे देखे। हाँ, एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया हमने। लेकिन जब हमारे ये अध्ययन नोट्स हमें पटना की ओर ले जाते हैं तो मुझे अचानक एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगता है। परिदृश्य एकदम से 180 डिग्री घूम जाता है। कल्चर शॉक, वो कैसे? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, मैं बात कर रही हूँ पटना कलम शैली की, जहाँ पिछली सभी कलाएं देवताओं, राजाओं या जादू टोने पर केंद्रित थीं, वहीं पटना कलम अचानक से कुम्हारों को घड़ा बनाते हुए, किसानों को खेत में, संगीतकारों, लोहारों और आम बाजारों को क्यों दर्शाने लगती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पर पटना कलम की जड़ें तो मुगल दरबारों से जुड़ी है ना। मुगल कलाकार जो हमेशा बादशाहों को हीरे जवाहरात से लदा हुआ दिखाते थे, जो महलों की भव्यता पेंट करते थे, वो अचानक से पटना आकर मछली बेचने वालों की पेंटिंग क्यों बनाने लगे? इतना बड़ा ईगो चेक कैसे हो गया? क्या जिससे कंपनी शैली कहा जाता है वो सिर्फ अंग्रेजों के दबाव का नतीजा थी? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कला वास्तव में किसके लिए बनाई जाती है और कला का बिल कौन भर रहा है, यानी उसे संरक्षण कौन दे रहा है? पैसे का खेल है सारा। एक तरह से हाँ, आपने सही कहा कि पटना कलम की उत्पत्ति मुगल काल से जुड़ी है। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा, तो दरबारों में कलाकारों के लिए न तो पैसा बचा और ना ही सम्मान। तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा होगा। मजबूरन अपनी जान और कला बचाने के लिए उन्हें दिल्ली और मुर्शिदाबाद छोड़कर पलायन करना पड़ा। और वे कहाँ गए? पटना जैसे तेजी से उभरते व्यापारिक केंद्रों की ओर, जहां पैसा था, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और नए अमीर व्यापारी बस रहे थे। मतलब उन्होंने राजाओं को छोड़कर आम आदमी में अपना नया ग्राहक ढूंढ लिया। ठीक यही हुआ। मुगल कला राजाओं की भव्यता पर केंद्रित थी, लेकिन पटना आए इन ब्रिटिश अधिकारियों को मुगल बादशाहों की शक्लों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें क्या चाहिए था फिर? वे भारत के आम जनजीवन, यहाँ के बाजारों और स्थानीय संस्कृति को यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक तरीके से देखना चाहते थे। वे इन चित्रों को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के लिए स्मृति चिन्ह या सुवेनियर के तौर पर खरीदते थे। अच्छा। इसीलिए कलाकारों ने अपनी बारीकी तो कायम रखी, लेकिन अपना विषय बदल दिया। राजाओं की जगह आम आदमी उनका नया हीरो बन गया। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसके काम करने का तरीका भी तो एकदम अलग था ना। मिट्टी की दीवारों या कपड़े के स्क्रॉल की जगह पटना कलम के कलाकारों ने कागज और यहाँ तक के हाथी दांत का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, हाथी दांत पर बहुत बारीक काम होता था। और प्राकृतिक पेस्ट वाले रंगों की जगह उन्होंने जल रंगों यानी वाटर कलर्स का बहुत ही सधा हुआ इस्तेमाल किया। हमारे नोट्स में सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जैसे कलाकारों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, इन्होंने इस शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे सहेजने का प्रयास किया। और जब हम पटना के शहरी, व्यापारिक और सजावटी परिवेश की बात कर ही रहे हैं, तो एक और अद्भुत कला का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है, जो सीधे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी है, टिकुली कला। ओह हाँ, टिकुली। ये नाम सुनते ही माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी की याद आती है। लेकिन एक छोटी सी बिंदी भला कैनवस या कला का रूप कैसे ले सकती है? यही तो इस कला का जादू है। टिकुली का शाब्दिक अर्थ ही बिंदी होता है। पुराने जमाने में ये मूल रूप से कांच के छोटे टुकड़ों को पिघलाकर बनाई जाती थी। कांच से? हाँ, इस पर सोने के वर्क से बेहद बारीक चित्रकारी होती थी, जिसे राजघराने और अमीर घरों की महिलाएं अपने माथे की सजावट के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और मशीनों से सस्ती बिंदियां बनने लगीं, ये बारीक कला लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। फिर इसे विलुप्त करने से बचाया किसने? इसे पुनर्जीवित करने का बहुत बड़ा श्रेय उपेंद्र महारखी जी को जाता है। अच्छा। उन्होंने देखा कि ये कारीगरी बेमिसाल है, तो उन्होंने इसे माथे की बिंदी से उठाकर हार्डबोर्ड, लकड़ी की ट्रे और दीवार पर टंगने वाली सजावटी सतहों पर ले जाने का प्रयोग किया। आज इस पर कई स्तरों की चमकीली कोटिंग की जाती है, जो इसे बहुत ही आकर्षक और प्रीमियम फिनिश देती है। मतलब कैनवास बदल गया, लेकिन आत्मा वही रही। इस पर भी कृष्ण राम की पौराणिक कथाएं, गांव के दृश्य, पक्षी, पेड़ और लोक त्योहार बेहद बारीक तरीके से उकेरे जाते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी रोजमर्रा की चीज, सिर्फ एक बिंदी, अगर उसे सही नजरिया मिले तो वो घरों को सजाने वाला एक महंगा आर्ट पीस बन सकती है। अगर हम इन सभी विविध कला रूपों से एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें, तो हम एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न देखते हैं। बिहार की ये लोक कलाएं केवल खाली समय बिताने के लिए बनाए गए चित्र नहीं हैं,
ये क्षेत्रीय पहचान, कृषि परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। और इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि इन सभी कलाकृतियों, विशेषकर मधुबनी, कोहबर और मंजूषा के निर्माण और संरक्षण के केंद्र में मुख्य रूप से महिलाएं ही खड़ी हैं। हाँ, महिलाओं का योगदान सबसे अहम है। वही इन परंपराओं की रचयिता हैं। मूल रूप से ये कलाएं घर आधारित, अनुष्ठान आधारित और पूरी तरह से समुदाय द्वारा संचालित थीं। महिलाओं ने ही अपनी उंगलियों से इतिहास को जिंदा रखा है। ये एक बहुत बड़ा सच है और आज के समय में इन कलाओं का आर्थिक महत्व भी बहुत बढ़ गया है। जो चीज कभी सिर्फ पूजा के लिए थी, आज वो पर्यटन, निर्यात और ग्रामीण स्तर पर रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन चुकी है। बिल्कुल। इसीलिए बिहार हस्तशिल्प विभाग और उपेंद्र महाराथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाएं कारीगरों की मदद करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। यहाँ तक कि हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों के जरिए इन्हें आधुनिक बाजार में उतारा जा रहा है। हमने शुरुआत में मधुबनी चित्रकला के जीआई टैग की बात की थी, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि भागलपुर के मशहूर सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, भागलपुरी सिल्क तो विश्व प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सिक्की क्राफ्ट, यानी वो सुनहरी घास जिसे बुनकर महिलाएं बेहद खूबसूरत टोकरियां और खिलौने बनाती हैं, उसे भी पारंपरिक शिल्प के रूप में बड़ी मान्यता प्राप्त है। ये सब दिखाता है कि कैसे एक छोटे से गांव से निकली कला अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान पुख्ता कर रही है। यदि हम इसे सांस्कृतिक कूटनीति के नजरिए से देखें तो जो कलाएं कभी सिर्फ गांव की मिट्टी की दीवारों और सीमाओं तक सिमटी थीं, वे आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो मिट्टी की सूखी दीवारों और कांच के छोटे टुकड़ों से शुरू हुआ ये सफर आज कागज, महंगे कैनवस, वैश्विक प्रदर्शनियों और जीआई टैग तक पहुंच चुका है। एक बहुत ही लंबा और खूबसूरत सफर। हमने आज के सफर में देखा कि कैसे एक खौफनाक सूखे ने मधुबनी को एक नई व्यावसायिक दिशा दी, कैसे कोहबर के उस बंद कमरे की दीवारों पर परिवार के पनपने की दुआएं रची गईं, कैसे मंजूषा कला ने एक पत्नी के संघर्ष और सांपों के खौफ को अमर कर दिया, कैसे जादोपटिया ने लालटेन की रोशनी में फिल्में चलाईं, और कैसे पटना कलम के कलाकारों ने मजबूरी में ही सही लेकिन राजाओं को छोड़कर आम आदमी को अपनी कला का सरताज बनाया। हर एक रंग, हर एक रेखा और हर एक शैली अपने आप में इतिहास का एक पूरा का पूरा पन्ना समेटे हुए है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर शायद हर कला प्रेमी को विचार करना चाहिए। वो क्या है? ये सारी कलाकृतियाँ जिनके बारे में हमने आज इतनी बातें की, वे मूल रूप से क्षणिक थीं। उन्हें हमेशा बने रहने के लिए नहीं बनाया गया था। हाँ, ये बात तो है। शादी के समय कोहबर बनाया गया या त्योहार पर दीवारें रंगी गईं। कुछ महीनों बाद बारिश आई और वो रंग प्राकृतिक रूप से धुल गए। मिट्टी फिर से साफ हो गई ताकि अगली बार एक नया सृजन हो सके। उनका मिट जाना ही उन्हें अनुष्ठानिक और पवित्र बनाता था। यानी उनका मिटना ही उनकी प्रकृति थी। हाँ। लेकिन अब जरा सोचिए, जब ये कलाकृतियां दुनिया भर के बाजारों के लिए कागज और कैनवस पर हमेशा के लिए टिके रहने वाले व्यावसायिक उत्पाद बन गई हैं, तो क्या उन पवित्र कलाओं की वो मूल आत्मा बची रह पाती है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। या पैसे, व्यावसायिक सफलता और हमेशा बने रहने की चाहत ने लोक कला के असली मायने हमेशा के लिए बदल दिए हैं? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस कच्ची दीवार पर लिखा है जिसे अब किसी महंगे कैनवस ने हमेशा के लिए ढक लिया है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।